गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे वो थी हमारी कैलकुलस मेथड, और कैलकुलस मेथड्स में हम लोगों ने लास्ट से देखा था डिफरेंशिएशंस। तो मैं पहले आप लोगों को एक चीज़ बात बताना चाहता हूँ। एक तो फर्स्ट ये इंट्रोडक्शन क्लासेस है। तो इंट्रोडक्शन क्लासेस में आप एकदम पहला ही क्लास में बोलना शुरू कर रहे हो नहीं समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, थोड़ा वेट करिए। ठीक है, पेशेंस बना के रखिए। और दूसरी चीज़, जो चैप्टर है, ठीक है, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि ये कौन सी चैप्टर की है। ये कोई चैप्टर की नहीं है। जब हम लोग फिजिक्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो कुछ एक एडवांस मैथमेटिक्स का रिक्वायरमेंट है, जो कि मैथमेटिक्स की चैप्टर है। ठीक है, जो हमारा कैलकुलस मेथड है, ठीक है, वो हमारी मैथमेटिक्स की चैप्टर है। पर फिर भी हम लोगों को इसका रिक्वायरमेंट फिजिक्स में डेरिवेशंस करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। और चूंकि ये मैथमेटिक्स की चैप्टर है, इसीलिए मैं जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास करा दे रहा हूँ कैलकुलस मेथड का। और वो हम लोग इस कैलकुलस मेथड का सिर्फ उतना ही लेवल को पढ़ेंगे जितना हमको फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जितना मुझे फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है बस उतना ही लेवल तक हम लोग इस कैलकुलस मेथड को पढ़ेंगे। अभी आपकी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुई है, चैप्टर स्टार्ट होगी तो मैं बता दूंगा। ठीक है, ये आप लोगों का सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लासेस है। ठीक है, अभी हम लोग बेस क्रिएट करने का काम करें। एक बार बेस क्रिएट हो जाएगा, जो रिक्वायरमेंट है 11th क्लास के लिए वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चल करके, ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके। तो जो हम लोग कैलकुलस मेथड्स में हम लोगों ने लास्ट डे क्या देख लिया था कि डिफरेंशिएशन क्या है। ठीक है, डिफरेंशिएशंस क्या है। तो डिफरेंशिएशंस में देखा तो क्या देखा था हम लोगों ने कि जो डिविजन्स होते हैं, ठीक है, जो डिविजन्स होते हैं यानी x बाई वाई, वो हमेशा डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए होते हैं। जो वैल्यूज डिस्क्रीट हो, अब डिस्क्रीट वैल्यूज किसको कह रहे हैं? वैसे वैल्यूज जो एक फिक्स इंटरवल पे बने हो, जैसे कि 1, 4, 7, सबके बीच में एक फिक्स्ड इंटरवल है, या फिर जो इंटरवल है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहने का मतलब है कि ये 4 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 6 है। तो सारे के बीच का इंटरवल एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में अगर आप लिखते हो 7/8, ठीक है, तो ये जो है डिविजन्स के लिए हो गया। पर अब ऐसे भी पैरामीटर्स हो सकते हैं जिनका वैल्यू एक दूसरे पे कंटिन्यूसली डिपेंडेंट होती है, जैसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप आप लिख इस सिचुएशन में क्या देखो कि y की जो वैल्यू है x के साथ लीनियरली डिपेंड कर रही है या फिर कंटिन्यूसली डिपेंड कर रही है। आप x की वैल्यू 1 रखो, यू विल गेट यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ y। x की वैल्यू 2 रखो, यू विल गेट अनदर वैल्यू ऑफ y। सिमिलरली जैसे जैसे x की वैल्यू पुट करते चले जाओगे, y की वैल्यू भी मिलती चली जाएगी। यानी x और y के बीच का रिलेशन हमारा कैसा रिलेशन है? कंटिन्यूस। ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो चेंज इन y होता है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, यानी आपने x में कितना चेंज किया, ठीक है, कि y में कितनी चेंजेस प्रोड्यूस हुई, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। जब इस तरह की चीज़ों को डिवाइड करते हैं, जब इस तरह के चीज़ों को डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग डिफरेंशिएशंस कहते हैं। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर फार्मूलाज भी था। पर्टिकुलर फार्मूला जो था हमारा, ठीक है, वो पर्टिकुलर फार्मूला मैंने चार पांच मुझे फिजिक्स में जो रिक्वायरमेंट है बस मैंने वो लिखवा दिया था। ठीक है, और इसमें ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएशन में बस उतना ही फार्मूला फार्मूला उसमें 20 के अराउंड से हैं। ठीक है, मुझे बस 4 से 5 चाहिए होंगे। ठीक है, तो बस आपको उसमें मैंने एक्सरसाइज भी दे दिया था। आप लोगों ने एक्सरसाइज बनाई होगी तो बहुत अच्छा है, और नहीं बनाई है तो आप लोगों के लिए ये काम है आज। आप लोगों का ये होमवर्क हो गया कि जो आज की एक्सरसाइज होगी और जो कल की एक्सरसाइज है, दोनों आप लोग डाउट सेशन में मुझे भेजोगे। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग शुरू करेंगे कैलकुलस मेथड्स में ही दूसरा, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशंस क्या है? तो आज हम लोग शुरू करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जो डिफरेंशिएशन थी वो करने का क्या काम करने का कर रही थी? तो डिवीजन करने का काम कर रही थी। दो कंटिन्यूअस रिलेशंस को एक दूसरे के साथ डिवाइड करने का काम कर रही थी हमारा डिफरेंशिएशन। तो अगर हम लोग एक ऐसा मैथमेटिकल टूल उतार रहे हैं जो दो कंटिन्यूअस बॉडी को डिवाइड करने का काम कर रही है, तो हम लोगों को एक ऐसा मैथमेटिकल टूल का भी रिक्वायरमेंट होगा जो उन कंटिन्यूअस बॉडीज को जोड़ने का काम करे, इंटीग्रेट करने का काम करे, यानी कि ऐड करने का काम करे। तो इंटीग्रेशन स्टैंड करती है वैसे फंक्शंस के लिए, ठीक है, या वैसे फंक्शंस जो पर्टिकुलर किसी वेरिएबल पे डिपेंडेंट हो, ठीक है, वैसे फंक्शंस के लिए जिनको हमें ऐड करना है। ठीक है, इसमें भी कुछ एक पर्टिकुलर फार्मूलाज हैं।
पर्टिकुलर फार्मूलाज कैसे हमारे हैं, ठीक है, वो मैं सारा लिखवाऊंगा। तो जो डिफरेंशिएशन है और वो जो इंटीग्रेशन है, इसका मतलब हुआ कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। तो इसमें जो भी फार्मूला डिफरेंशिएशन के लिखवाया था, जस्ट अपोजिट फार्मूलाज हमारे इंटीग्रेशन के लिए होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, व्हाट आर दी फार्मूला। तो इंटीग्रेशन चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। जो हमारा बेसिक्स आइडियाज है उस पर कुछ एक बेसिक फार्मूलाज हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा फार्मूलाज को हमें यूज़ नहीं करना रहेगा। तो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन हमारा ये है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन एक्स पे पावर एन डी एक्स हो, ठीक है, तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, वो कितने के बराबर हो जाएगा, तो x जितना उस पर पावर है n, उसमें से एक ऐड कर देंगे, और जो भी पावर है उसको नीचे डिवाइड कर देंगे, उसमें से भी एक ऐड कर देंगे और लिखेंगे प्लस c। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग इंटीग्रेशन का किस तरह का इंटीग्रेशन देख रहे हैं, इनडिफिनिट। इनडिफिनिट इंटीग्रेशंस किसको कहते हैं वो भी समझिए। इनडिफिनिट इंटीग्रेशंस कहने का मतलब हुआ आप x को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, x को इंटीग्रेशन का, x पे पावर n है वो इंटीग्रेट करने का काम करें, आप ऐड करने का काम करें, x पे पावर n है समथिंग, उसको आप ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। पर आपने ये लिमिट नहीं पुट किया है कि आप कहाँ से कहाँ तक ऐड करना चाहते हैं, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना चाहते हैं, कौन से वैल्यूज के लिए, यानी x की वैल्यू 4 से 7 तक देखना चाहते हो, मतलब आप वैल्यू फिक्स नहीं कर रहे हो कि आप कहाँ से कहाँ देखना चाहते हो। तो उस सिचुएशन में आप इंटीग्रेशंस तो कर रहे हो, पर इंटीग्रेशंस में आप लिमिट नहीं पुट कर रहे हो कि इंटीग्रेशंस को कहाँ से कहाँ तक रन करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक कंटिन्यूअस बॉडी के लिए, जैसे कि जस्ट ds लिखा हुआ है, ठीक है, ds s जो हमारा है वो सरफेस एरिया है, d हमारा, ठीक है, डिफरेंशिएशन के लिए साइन है, आप यहाँ पे लगाए हो, ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन। आपने इसमें लिमिट पुट नहीं किया कि ये जो ds है उसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, यानी कि आप ये सपोज ये जो ds है, जो स्मॉल सरफेस एरिया है वो यहाँ से है, ठीक है, तो आपने पुट नहीं किया है कि इसकी इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ पे है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आप जब पुट नहीं कर रहे हो तो ये सिर्फ इतना ही बड़े सरफेस एरिया के लिए नहीं, इससे भी ज़्यादा बड़े सरफेस एरिया के लिए हो सकता है। तो उस सिचुएशन में उसको इनडिफिनिट इंटीग्रल्स कहते हैं। और अभी हम लोग ये जो फार्मूलाज लिखे हुए हैं आपके, ठीक है, ये इनडिफिनिट इंटीग्रल्स के लिखे हुए हैं। तो जो पहला फार्मूला है हमारा, एक्स पे पावर अगर एन हो, डी एक्स हो, तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स पे पावर जितना भी है प्लस वन कर देंगे, डिवाइड में कर देंगे जो पावर थी उसका प्लस वन, और प्लस सी। प्लस सी क्यों लिखा हुआ है, तो कि इनडिफिनिट इंटीग्रल है, आपको पता नहीं है इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ है। तो उस सिचुएशन में इसकी वैल्यू, जो ये वैल्यू आ रही है उसमें कुछ वैल्यू ऐड भी हो सकती है, सब्सट्रैक्ट भी हो सकती है, तो इसीलिए ये सी लिखा हुआ है, जो डिसाइड करने का काम कर रही है कि कांस्टेंट है, कुछ वैल्यू ऐड होगी अगर आप बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है, जो भी बाउंड्री कंडीशंस है उसको पुट करोगे तो। ओके, नेक्स्ट इंटीग्रेशन है जो हमारा वो है हमारा बीटा dx के साथ। बीटा हमारा क्या क्या है, कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म कहने का मतलब हुआ कि लेट 2dx लिखा हुआ है, तो उस सिचुएशन में देखो क्या लिखा हुआ है कि जो बीटा है वो बाहर चला जाएगा और dx का इंटीग्रेशन हमेशा x हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 बाहर आ जाएगा और ये dx हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन अगर करके देखोगे तो देखो ये 2 बाहर, x पे पावर 0 dx, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। x पे पावर 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 रहने दो बाहर, ठीक है। और x पे पावर 0, जो फार्मूला अभी पहले लिखा हम लोगों ने, जो भी पावर है उसमें प्लस वन करेंगे, 0 जो भी पावर है उसमें प्लस वन करेंगे, प्लस सम कांस्टेंट। तो ये देखो 2 पे पावर x यानी x हो गया, डिवाइड में 1 है यानी कि 1 है तो 1 ही रह जाएगा, प्लस c, ठीक है। ये हमारा उस चीज़ के लिए है, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विल बी माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ cos x विल बी माइनस sin x, ठीक है। डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स था तो याद करो डी लॉग ऑफ एक्स डी एक्स इज 1 बाई एक्स था ना इंटीग्रेशन में। तो अगर डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स 1 बाई एक्स था तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स विल बी लॉग एक्स। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो डी एक्स बाई एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स हो जाएगा। ई टू दी पावर एक्स पे देखा था, डिफ्रेंशिएशन का भी किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं था, तो ई टू दी पावर एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। एज इट इज बाहर आ जाएगी, लिमिट आपको पता नहीं इसलिए एक एडिशनल टर्म लगाओगे कांस्टेंट, ठीक है।
मुझे जो फिजिक्स में जो रिक्वायरमेंट होगी इंटीग्रेशन, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब जब हम लोगों की चैप्टर स्टार्ट होगी, तो जैसे ही पहला काइनेमेटिक्स चैप्टर्स आएगा, तो आप लोगों ने जो काइनेमेटिक्स इक्वेशंस पढ़े हैं मोशंस के लिए, जैसे कि एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये सारे जो काइनेमेटिक्स इक्वेशंस हैं, या v इजकल टू यू प्लस ए टी, ये जो काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस हैं, मैं हम लोग जस्ट उसको यहाँ पे कैलकुलस मेथड्स के थ्रू जस्ट इसको डिराइव करेंगे और देखेंगे कि कितना इजीली डिराइव हो जाता है अगर इंटीग्रेशन लिमिट आपको पता हो तो। ठीक है, अब कुछ एक एग्जांपल्स हैं बेस्ड ऑन दिस फार्मूलाज। एक्स पे पावर 5 का इंटीग्रेशन करना है, तो एक्स पे पावर 5 dx है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन एक्स पे पावर n का क्या हो जाता है, तो हो जाता है x n+1 प्लस सम कांस्टेंट। तो अगर इस पे बेस्ड अगर हम लोग इसको देखें, तो हो जाएगा x 5 + 1 सम कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा x पे पावर 6 डिवाइडेड बाई 6, यानी आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x पे पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x पे पावर 5 करोगे तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, इतनी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ दूसरी एग्जांपल जो हमारी इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t, देखो e टू द पावर x dx इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस सम कांस्टेंट, है ना। ठीक है, हम लोग जो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सिर्फ फंक्शन बदल दे रहे हैं, e टू द पावर t dt, तो ये कितनी हो जाएगी, तो एग्जैक्टली सेम जैसे प्रोसीजर पे लिख देंगे e टू द पावर t प्लस c। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स थे जिसमें आपको ने इंटीग्रेशंस का करने का काम किया। जैसा कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशंस में भी देखा था हम लोगों ने कि अगर y का फंक्शन दो, ठीक है, दो फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे कि e टू द पावर x इंटू कॉस एक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उस सिचुएशन पे, ठीक है, एक को u एक को v कंसिडर करते थे, और पहले एक को डिफरेंशिएट करते थे, एक को रहने देते थे, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करते थे, फर्स्ट को रहने देते थे। ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशंस में हम लोगों ने किया था। तो सेम अगर इंटीग्रेशंस के टाइम आ जाए, यानी कि सेम अगर इंटीग्रेशंस के टाइम आ जाए जब आपको एक दो u और v दोनों को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो उस सिचुएशन में इंटीग्रेशंस में क्या कर रहे थे आप, एक को रहने दे रहे थे, दूसरे को छोड़ दे रहे थे ना। एक को रहने दे रहे थे, दूसरे को डिफरेंशिएट कर रहे थे, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट कर रहे थे, फर्स्ट को रहने दे रहे थे। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करोगे, इंटीग्रेशंस के लिए जो फॉर्मूला होगा, अगर u इंटू वी के फॉर्म में है, ऐसा लिखा हुआ e टू द पावर x cos x dx, ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो आपका होगा, ठीक है, उस सिचुएशन में जो आपका होगा, आप एक को u कंसिडर करोगे, एक को v कंसिडर करोगे, फर्स्ट वाले में u को बाहर रहने दोगे और v को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करने का काम करोगे। फिर देखो ये जो ब्रैकेट में है, उसके बाद जो फर्स्ट वाला है उसको डिफरेंशिएट करोगे, और जो सेकेंड वाला है उसको इंटीग्रेट करोगे, और ये होल ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को फिर से इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x पे पावर x e टू द पावर 3x dx। ठीक है, एक आइलेट का रूल होता है, ILATE। ठीक है, आप u किसको कंसिडर करोगे, v किसको कंसिडर करोगे, तो इस टेबल में जो पहले आ रहा होगा उसको आप u कंसिडर करोगे, जो लास्ट में आ रहा होगा उसको आप v कंसिडर करोगे। I स्टैंड फॉर इमेजनरीज, जो भी इमेजनरीज फंक्शंस होंगे उनके बारे में। L स्टैंड फॉर लॉगरिथम, A स्टैंड फॉर अलजेब्रिक, लॉगरिथम मतलब लिखा हुआ हो log x, अलजेब्रिक मतलब log x। ये जो इमेजनरी है, अभी इमेजनरी को रहने दो। ठीक है, इमेजनरीज में आपके कैसे लिखे हुए होंगे, तो इमेजनरी में आपके जैसे लिखे होंगे IX। ठीक है, तो वो इमेजनरी हो गया। एल हमारा लॉगरिथम, log x लिखा हो। अलजेब्रिक मतलब x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3x स्क्वायर ऐसा कुछ लिखा हुआ, तो वो अलजेब्रिक हो गया। टी हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी साइन एक्स कॉस एक्स ऐसा कुछ लिखा हो। और ई हो गया एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई टर्म लिखा हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है x e टू द पावर 3x। ठीक है, तो अगर हम लोग आइलेट का रूल देखें,
ठीक है, तो उसमें आप क्या देखोगे कि एक्सपोनेंशियल सबसे आखिरी में आ रहा है, इसका मतलब ये जो टर्म होगा वो उसको हम लोग v कंसिडर करेंगे। तो अपने आप पता चल गया कि u, इसको हम लोग u कंसिडर करेंगे। इंटीग्रेशन में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, पर एक और चीज़ है कि इंटीग्रेशन में 11 12 पूरा पढ़ के निकल जाओगे, तब तक आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल के साथ x का ही इंटीग्रेशन देखना रहेगा। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री के साथ कोई कभी बहुत रेयरली इंटीग्रेशन का कोई कंडीशन आएगा। ठीक है, हाँ, तो अब हम लोग ये जो आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, x ई टू द पावर 3x उसको इंटीग्रेट करने का काम करते हैं। तो हम लोगों ने अभी आइलेट के रूल पे देखा कि हम लोग x को u कंसिडर करेंगे, ई टू द पावर 3x को v कंसिडर करेंगे। x को बाहर रख दिया, फार्मूला पे देखो u बाहर है। उसके बाद v का इंटीग्रेशन है 3x, यहाँ पे dx होगा, dx का इंटीग्रेशन करेंगे, ई टू द पावर 3x dx का इंटीग्रेशन करेंगे। और उसके बाद क्या है कि जो u है उसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा। तो यहाँ देखो d के बाद u हमारा क्या है, x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, ये वैल्यू कट जाएगी और आपकी वैल्यू आ जाएगी 1। और फिर उसी ब्रैकेट के अंदर है ई टू द पावर 3x, यानी जो v है उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और ये जो होल ब्रैकेट आ रहा है हमारा उसको dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। तो dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, यानी कि जो भी इससे वैल्यू इंटीग्रेट करने के बाद आएगी वही वैल्यू अंदर रहेगी, उसी को इंटीग्रेशन करने का काम करेंगे। ठीक है, तो e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपकी वैल्यू e टू द पावर 3x के लिए मैं अलग से एक बार फिर से बता देता हूँ इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। देखो e टू द पावर 3x सपोज लिखा हुआ है dx, आप इसको इंटीग्रेट करने का काम करना चाहते हो तो क्या करो कि 3x इजकल टू टी कंसिडर कर लो। तो उस सिचुएशन में आप क्या, और 3x इजकल टू टी कंसिडर कर लो, और इस सिचुएशन में डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, या फिर जस्ट x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो dx बाई डी एक्स dt बाई डी एक्स। ठीक है, तो dx से dx कट जाएगा और 3dx विल बी इक्वल्स टू dt। हो गया ना। तो उस सिचुएशन में e टू द पावर 3x dx लिखा हुआ है, तो dx की वैल्यू देखो हम लोगों ने क्या देखी कि 3dx इज इक्वल टू dt थी, ये e टू द पावर t कर दिया। तो याद करो डिफरेंशिएशन में क्या था कि जो नीचे फंक्शन होगा ये e टू द पावर 3x ऐसा कुछ लिखा हुआ था, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ पे भी 3x होगा तब आपका फार्मूला काम करेगा। तो यहाँ आप t लिख रहे हो तो यहाँ पे भी t होना चाहिए। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि dx 3dx इज इक्वल टू dt, और चाहें तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू dt बाई 3। ठीक है, तो यहाँ जो dx है उसको dt बाई 3 लिखेंगे, तो dt बाई 3। ओके, लिख दिया dt बाई 3। तो ये 1 बाई जो 3 है वो बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा e टू द पावर t dt। और इसका इंटीग्रेशन के लिए जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था उसमें क्या लिखवाया था कि ये एज इट इज़ बाहर आ जाता है। ठीक है, एज इट इज़ बाहर आ गया। तो t के जगह पे हम लोगों ने t किसको कंसिडर किया था, 3x को कंसिडर किया था, यानी आपकी जो फाइनल वैल्यू आ गई वो यहाँ पे t को हटा दो और लिख दो 3x। तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x विल बी 1 बाई 3 ई टू द पावर 3x। ठीक है, तो इसी को हम लोगों ने यूज़ किया, e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन किया। तो हम लोगों ने देखा अभी जस्ट कैलकुलेट किया कि e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x बाई 3 है, तो ये आ गया वैल्यू। ये dx बाई dx करोगे उसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी इंटीग्रेशन करोगे e टू द पावर 3x बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, तो e टू द पावर 3x बाई 3 आ जाएगा, और उसके बाद ये टर्म्स तो इंटीग्रेशन का काम हो गया, इसको रहने दो। ठीक है, अब इसमें जो इंटीग्रेशन बचा हुआ है उसको देखो, तो इसमें देखो ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 बाई 3 आएगा, उसको बाहर निकाल लो। तो इंटीग्रेशंस के अंदर 1 बाई 3, इंटीग्रेशंस के अंदर 1 बाई 3x सिर्फ बचा हुआ रहेगा, उसी का सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। तो ई टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन फिर से करोगे तो 1 बाई 3 ई टू द पावर 3x फिर से आ जाएगा। तो एक पहले से 1 बाई 3 है, एक 1 बाई 3 ई टू द पावर 3x, और ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है इसलिए सम कांस्टेंट सी आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ गई आपकी, तो इधर वाली जो वैल्यू 1 बाई 3 पहले ही था, 1 बाई 3 बाद में आ गया तो 1 बाई 9 हो गया। ठीक है, तो यानी आपकी वैल्यू जो हो गई वो x ई टू द पावर 3x, ठीक है, माइनस 1 बाई 9
ई टू द पावर 3x प्लस सम कांस्टेंट हो गई। ठीक है, तो जब दो फंक्शंस हो u और v तो उस सिचुएशंस पे ऐसे होंगे। इतना टिपिकल लेवल तक आपको फिजिक्स में रिक्वायरमेंट नहीं होगा, ठीक है, पर इतने लेवल्स तक आपको आना चाहिए ताकि इसके आसान के लेवल आप आराम से पढ़ सके। और इतनी फिजिक्स में इंटीग्रेशंस और डिफरेंशिएशन मुझे रिक्वायरमेंट है, इसीलिए मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। आपकी चैप्टर स्टार्ट होगी, देखोगे चैप्टर जैसे स्टार्ट होगी वैसे ही हम लोगों को पहला ही चैप्टर से शुरू करना पड़ेगा, इसी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस को यूज करना। और ये कंटिन्यूसली 11th एंड 12th क्लास में चलता रहेगा। ठीक है, आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस का यूज करते रहोगे। तो अब आप लोगों का काम ये है कि कुछ एक क्वेश्चंस हैं जिसको आपको ट्राई करनी है। ये दो तीन प्रॉब्लम्स है जस्ट, ठीक है, और इनके आंसर्स भी लिखे हुए हैं। तो आपको करना क्या है कि इसको बनाने की कोशिश करनी है यूजिंग द फार्मूलाज, ठीक है, और उसके बाद उसको आपको डाउट सेशन के टाइम मुझे भेजना भी है। ठीक है, तो आप लोग सेंड करोगे पीडीएफ फॉर्मेट में बना के, और अपना पीडीएफ फॉर्मेट में बनाओगे और ऊपर अपना नाम भी लिखोगे जो भी आपका नेम है, ठीक है, और सेंड करोगे।